नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल है यश कुमार। आज मैं भारत के संविधान में संसद का भाग पार्ट 5 लेके आ रहा हूँ। कल पार्ट 4 था, जिसे मैंने गलती से पार्ट 3 लिख दिया था और पार्ट 3 कई बार बोल दिया था, ठीक, लेकिन वो पार्ट 4 था और ये पार्ट 5 है। और इस पार्ट 5 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 यानी भाग 20 का उल्लेख किया जाएगा। संविधान के भाग 20 का उल्लेख किया जाएगा। इसके साथ साथ हम जो है इसमें एक नया टॉपिक डालेंगे जो संसद से हट के है। ये संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये राज्यसभा से संबंधित चर्चाएं चल रही। इस समय लोकसभा से संबंधित चर्चाएं चल रही। ये लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा की सारी वो खत्म हो जाएंगी चर्चाएं, तो इसमें एक नया टॉपिक उपराष्ट्रपति वाले चर्चा होगी आपसे। तो उपराष्ट्रपति वाला भी चर्चा में आएगा, इसी में हमने जोड़ दिया है। हालांकि वो संसद का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हमने इसी में अलग से टॉपिक रहेगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में और संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है? भाई, संविधान इतना पुराना हो जाता है और नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो नई नई प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए भाई कुछ नई चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। इन नई चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें संविधान में और नए कानूनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अच्छा, ये संविधान में संशोधन जो है वो 2 टाइप का होता है, ठीक। एक विधेयक होते हैं जो साधारण हो सकते हैं, विशेष हो सकते हैं, सुधार संबंधी विधेयक हो सकते हैं। दूसरे धन संबंधी विधेयक होते हैं, ठीक। लेकिन हम इन्हें 2 टाइप में ना देख करके हम 3 टाइप में देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 3 टाइप में देखने से फ़ायदा ये है कि कुछ साधारण विधेयक होते हैं, कुछ विशेष विधेयक होते हैं और कुछ धन संबंधी विधेयक। क्योंकि वैसे तो विधेयक हम 2 टाइप में देखें, धन संबंधी विधेयक एक, ऐसे ही संशोधन वाले विधेयक होते हैं। तो जो धन संबंधी विधेयक होते हैं उनका हिसाब किताब अलग होता है, लेकिन साधारण विधेयक और विशेष विधेयक उनका हिसाब किताब अलग होता है। तो हम इसी बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो यदि देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में, ठीक, विधेयक 3 प्रकार में देख रहे हैं, क्योंकि 3 प्रकार के नहीं, हम 4 प्रकार भी बनाएंगे। बीच में एक प्रकार होगा तो उससे भी साधारण। दूसरा है विशेष। तीसरा है धन संबंधी। देखिए, सबसे पहले हम साधारण विधेयक की बात करें। साधारण विधेयक चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, सब जगह आती है, ठीक। साधारण विधेयक आ सकते कोई। हम जब लोकसभा में लाए साधारण
सबसे पहले लोकसभा में रहते हैं। हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट में जो दूसरा सदन होता है उसको वैसे भी महत्व ना होता है, तो उसमें साधारण विशेष में कोई अंतर ना बचता है। यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का चांस होता है, इसलिए हम यहाँ ला रहे हैं। कोई साधारण विधेयक आ रहा है लोकसभा में और लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक, लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा के पास भेजती है, तो राज्यसभा उसे पास करने से इनकार करती है और 6 महीने से ज़्यादा बेंच पे डाले रहती है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति से सिफारिश करके साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलवा सकते हैं। ये व्यवस्था साधारण विधेयक। अच्छा, जब बात करते हैं विशेष विधेयक की, तो विशेष विधेयक 2 प्रकार के, 2 टाइप के होते हैं, ठीक, स्पेशल विधेयक है ये। अब विशेष विधेयक में 2 टाइप के कैसे हो जाए? एक वो विधेयक या एक वो कानून जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में बनाए जाते हैं, उन पर केंद्र सरकार का एक अधिकार है, ठीक, यानी केंद्र उन पर कानून बनाए और सब व्यवस्था करे, वो लागू करे, ये सब कुछ। तो वो एक वो विधेयक होते हैं जिससे राज्यों के कानून भी प्रभावित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य भी उन्हें पारित करने में मदद करते हैं, यानी राज्यों का भी सहयोग होना चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का। तो विशेष विधेयक कोई हम ले लेते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई विशेष संविधान में संशोधन करना चाह रही है जिससे केंद्र के अधिकार मजबूत हो सके, तो वो उस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास कर देंगे, वो पास हो जाएगा। कोई ऐसा विधेयक पास करना चाहती है जिससे राज्यों के हित भी जुड़े हैं और केंद्र के भी हित जुड़े हैं, तो जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन 2/3 बहुमत से पास करेंगे प्रस्ताव को, उसके बाद जो है राज्य भी आधे से अधिक राज्य उस पर अपना मत देंगे उसके पक्ष में, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब कानून बनेगा। राष्ट्रपति के पास तो सारे विधेयक जाएंगे, चाहे साधारण विधेयक हो चाहे विशेष विधेयक, वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। अच्छा, धन संबंधी विधेयक हमने बताया है, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण या अन्य कोई धन संबंधी विधेयक हो, वो जब भी सदन में रखे जाते हैं, पटल पे रखे जाते हैं, लोकसभा के पटल पे रखे जाते हैं, तो उन विधेयकों में एक खास विशेषता होती है कि वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखे जाते हैं, यानी वित्त मंत्री राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन संबंधी विधेयक लोकसभा पटल पर रखेगा। अब जब उनकी अनुमति से रख रहा है तो कोई टेंशन ही ना है, तो दोनों सदनों में पास हो जाए तो पास। अब दोनों सदनों में पास कैसे हो जाए? देखो, धन संबंधी विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है, ठीक। जब लोकसभा का एकाधिकार है तो राज्यसभा में सिर्फ 14 दिनों तक राज्यसभा रख सकती है और 14 दिन बाद वो अपने आप पास मान लिए जाएंगे। यानी धन संबंधी विधेयक लोकसभा में पास होने पर राज्यसभा 14 दिनों तक उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में रख सकती है, 14 दिनों बाद वो फिर से अपने आप पास मान लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में धन संबंधी विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार, विशेष विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा का समान अधिकार, साधारण विधेयक पर लोकसभा का ही अधिकार दिखता है जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के। ओके, तो ये हो गए विधेयक 3 प्रकार की संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अब अगला टॉपिक हमारा संसद से ही है, संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव, इन पे चर्चा हम कर लेते हैं। संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव, देखिए सर, ये बड़ा खतरनाक है। संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव तेज करना है, नहीं दिखना।
देखिए सर, सॉरी यहाँ पे जो शब्द हमने लिख दिया संसद, यहाँ लिखना चाहिए था लोकसभा, यहाँ लोकसभा लिखना चाहिए था, लोकसभा वर्सेस विधानसभा। अब लोकसभा लिखो चाहे विधानसभा लिखो चाहे जहाँ लिखो, लोकसभा और विधानसभा में ही प्रस्ताव आते हैं। ठीक, लोकसभा में लाए जाने वाले प्रस्ताव या विधानसभा में लाए जाने वाले, ये भी तो सबसे पहले हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक। दूसरा प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। तीसरा प्रस्ताव है हमारा कटौती प्रस्ताव। ये तीनों के तीनों प्रस्ताव या तो लोकसभा में आएंगे या तो फिर राज्यों में विधानसभा। ये प्रस्ताव जब भी आते हैं और इन्हें विपक्ष लेके आता है, यदि विपक्ष ने पास करा लिया तो प्रधानमंत्री, यदि सेंट्रल की बात करें तो प्रधानमंत्री, और स्टेट की बात करें तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, हो चाहे। अब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव तब आता है जब लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा के 50 सदस्यों का अनुमोदन उस पर होना चाहिए। यदि 50 सदस्यों ने अनुमोदन कर दिया है तो अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव आया, ठीक, ये अविश्वास जताने के लिए है, ठीक, मंत्री विशेष के लिए अविश्वास जताने के लिए या सदन पर अविश्वास जताने। यदि ये प्रस्ताव आ गया, विपक्ष ले आया और इसे पास करा लिया तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही देना, यानी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी यदि ये विपक्ष पास करा लेता है तब। फिर उसके बाद बात आती है निंदा प्रस्ताव। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री उल्टे सीधे बयान दे देता है और विपक्ष निंदा प्रस्ताव ले आता है। लोकसभा में ये भी आता है, राज्यों में कहें तो विधानसभा में आता है। तो निंदा प्रस्ताव आ गया, निंदा करने के लिए मंत्री विशेष की निंदा होने जा रही है। और यदि निंदा प्रस्ताव आया है और विपक्ष ने इसे पास करा लिया तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, यानी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी 100%, ये सत्य है। फिर उसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। अब कटौती प्रस्ताव जो बजट पेश होता है, बजट पेश होता है और विपक्ष यदि बजट में मान लेते हैं सड़क परिवहन मंत्रालय को 10,000 करोड़ रुपए दिए और विपक्ष 1 रुपये कटौती मात्र ले आए। कटौती जैसे कहते हैं चोरी चोरी होती है तो वैसे कटौती होती है। 100% ये मानिए कटौती होती। यदि विपक्ष 1 रुपये कटौती ले आए और प्रस्ताव पास करा ले तो प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, उसमें कोई रोक नहीं। अच्छा, तो ये तीनों के तीनों प्रस्ताव लोकसभा या राज्यों की विधानसभा में आ सकते हैं और तीनों प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव यदि पास होता है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, यानी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ये ध्यान रखने की बात। ये आपके हुए लोकसभा में लाए जाने वाले प्रस्ताव, ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव, ठीक। इसमें 50 सदस्यों का अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इसमें निंदा करनी होती है तो निंदा का कारण बताना होता है और इसमें कटौती प्रस्ताव, ठीक, बस और कुछ नहीं। और इस तरीके से ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ ही है। अब चलते हैं एक नया टॉपिक उसमें जोड़ लेते हैं, ठीक। संसद से अलग है तो इसमें संसद अब यहाँ से मिटा रहे हैं। अब लिखते हैं
अगला टॉपिक उपराष्ट्रपति। बस छोटा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा ना है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति तो होगा, लेकिन वो पदेन राज्यसभा का सभापति हो। यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो। यानी वो उपराष्ट्रपति की शपथ लेगा, लेकिन पदेन सभापति का काम करेगा, क्योंकि इसे उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है। इसे राज्यसभा के सभापति पद का वेतन मिलता है। अच्छा, इसमें एक खास बात है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सदस्यों का कार्यकाल, लेकिन ये उपराष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का सभापति है और इसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष है। यानी राज्यसभा के सारे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हुए भी इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, तो हमने बताया कि अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। अब बात करते हैं इनकी कार्यकाल 5 वर्ष। हमने अभी बताया कि जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना है। यानी राज्यसभा के सभापति के तौर पर ये काम करेगा, लेकिन 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक वो कार्य कर सकता है। 5 वर्ष के पहले जिस प्रकार से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफा देता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफा देता है। ये अपना इस्तीफा देंगे, निकल लेंगे। भाई मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, और यदि ना दे, यदि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तब तो उसे हटाया जा सकता है। यदि वो विक्षिप्त नहीं तो उस पर महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं आ सकती है। ऐसे हटाना चाहे, संविधान का उल्लंघन कर रहा हो कुछ, तो उसे ऐसे नहीं हटाया जाएगा, तो उस पर महाभियोग लेगा। महाभियोग लाने की जरूरत ना है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे और लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जा चुका है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे और लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, और इस प्रकार से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाए। तो ये इनका कार्यकाल। अब इनके कार्यकाल के बाद बात करें इनकी योग्यता की। कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 66 में इसका उल्लेख किया गया है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठंडा है, ठंडा पानी बड़ा नुकसान करता है। हम ठंडे पानी पिए भी खांसी आने। योग्यता की बात कर लेते हैं। हाँ, कार्यकाल की बात कर रहे थे, तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। अच्छा, इसमें अनुच्छेद हमने बताया था 66 बता दिया था, 67 है कार्यकाल में। अनुच्छेद 67 अब योग्यता की जब बात करें, योग्यता में अनुच्छेद 66 में योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो पहला, भारत का नागरिक होना सबके लिए अनिवार्य है। ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी पद हो, किसी भी पद की हम चर्चा करेंगे तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य बात है। ठीक। दूसरी चीज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल में जब भी हम बात करेंगे तो कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, सबके लिए अनिवार्य है।
तीसरी चीज़, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये भी सबके लिए अनिवार्य है। अब एक इसके लिए अनिवार्य है जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य है कि वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उपराष्ट्रपति पद पर चुना जा सकता है। अच्छा, अब इनके चुनाव की बात आती है। निर्वाचक मंडल एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा उपराष्ट्रपति साहब चुने जाते हैं। अच्छा, ये चुने जाते हैं जब उपराष्ट्रपति महोदय चुने जाते हैं, ठीक। तो इनके चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है? इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, वो चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, सभी भाग लें। ये याद रखना है, एक बार पूछा जा चुका, एक बार का कई बार पूछा जा चुका। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन होने के बाद इन्हें शपथ कौन दिलाता है? शपथ इन्हें राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक। शपथ दिलाने के बाद ये अपना कार्यभार संभालते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति का। तो हमने बताया था अनुच्छेद 64 का उल्लेख। फिर और का काम है भाई, सिर्फ एक ही काम के लिए थोड़ा ना है, इनका एक विशेष काम है। उपराष्ट्रपति का एक विशेष काम है। काम ये है कि यदि हमारा राष्ट्रपति किसी कारणवश कैसे भी ना रहे, तब उसके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो उपराष्ट्रपति महोदय कितने दिन तक करेंगे? भाई मान लीजिए 5 साल कोई राष्ट्रपति चुना गया है और राष्ट्रपति चुने जाने के कुछ समय बाद वो बेचारा कुछ विक्षिप्त हो गया, डेथ हो गई, कुछ अनहोनी हो गई, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में पूरा समय नहीं काटेगा, वो सिर्फ 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक वो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालेगा, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही वो बैठ जाएगा सत्ता पर, उपराष्ट्रपति के पद को छोड़ करके राष्ट्रपति के पद पर, और फिर उसके बाद चुनाव प्रोसेस स्टार्ट होगा, नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, तब इसका पद खाली हो जाएगा, अपने पद पर फिर आ जाएगा, यानी तब अपने पद पर वापस लौटेगा। अच्छा, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदों का निर्वहन कर रहा है तो उसको राष्ट्रपति के पद वाले वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के पद वाले वेतन भत्ते, सेवा शर्तें सारी राष्ट्रपति के पद वाली, और उसके द्वारा राष्ट्रपति के पद पर रहकर किए गए सारे कार्य, यानी उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के पद पर रहता है और उसके द्वारा किए गए कार्यों को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति करता है, यानी वो ये नहीं कहा जाएगा कि उपराष्ट्रपति महोदय ने किया है, क्योंकि उस समय वो जिस पद पर काम कर रहे हैं वो राष्ट्रपति का पद है। तो उस तरीके से इनके ये कार्यों का उल्लेख हो गया। तो ये आपका उपराष्ट्रपति भी समाप्त हो गया, ठीक। तो आपने आज क्या देखा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखी, अनुच्छेद 368 जिसका उल्लेख भाग 20 में हमने बताया था। विधेयक या कानून बनाने की प्रक्रिया जो है 3 टाइप से होगी। साधारण विधेयक के लिए अलग होगी, विशेष विधेयक के लिए अलग होगी, धन संबंधी विधेयक के लिए अलग होगी। फिर उसके बाद देखा हमने प्रस्ताव 3 टाइप हमने बताया। एक अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा निंदा प्रस्ताव, तीसरा कटौती प्रस्ताव है। हमने ये भी बताया कि ये तीनों प्रस्ताव लोकसभा में या राज्यों की बात करें तो राज्यों की विधानसभा में आते हैं, ठीक। ना तो राज्यसभा में आएंगे ना विधान परिषद में आएंगे। ये तीनों प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से संबंधित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आते हैं लोकसभा में ही, और स्टेट की बात करें तो विधानसभा में। और इनके आने पर यदि विपक्ष पास करा लेता है, इन तीनों प्रस्तावों में कोई भी प्रस्ताव पास करा ले विपक्ष,
तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर तीसरा चर्चा हमने की थी उपराष्ट्रपति महोदय की। अनुच्छेद 163 के तहत हमने बताया कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 के तहत हमने बताया कि वो राज्यसभा का पद चुनाव। हमने ये भी बताया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन तब करेगा जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं, तब उसके कार्यों का ये निर्वहन करेंगे और उनके द्वारा किए गए कार्य उतना ही लीगल है जितना राष्ट्रपति का। ठीक, ओके। तो ये आपके 3 टॉपिक इसके तहत रहे। कल हमारा टॉपिक होगा राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल की चर्चा हम आपसे कल करेंगे। हमें उम्मीद है इसके लिए हमें एक ही वीडियो बनाना पड़ेगा और 1 घंटे वीडियो रहेगा, हम कल बना कर अपलोड कर देंगे। ये वीडियो भी हम थोड़ी देर में पहुँचा देंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को बताइए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।